शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नूरशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकार शेयर कर रहे हैं बहावलपुर से। वकार कहते हैं कि आज आपके साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दादाजी ने सुनाई है। और ये तब की बात है जब मेरे दादाजी बिल्कुल यंग हुआ करते थे और उनकी भी शादी नहीं हुई थी। दादाजी के 2 भाई थे और एक उनकी बहन थी। दादाजी बताते हैं उस दौर में वो लोग रियासत बहावलपुर के ही गांव में रहते थे, तो पैदल ही सफ़र लोग किया करते थे ज़्यादातर। तो उन लोगों ने अपने कुछ रिश्तेदार थे, उनकी शादी में जाना था। एक गांव था जिसका नाम बेलापुर था। वो बिल्कुल सरहद के पास एक गांव था, कदीम और पुराना गांव था। तो सारी फैमिली उस शादी को अटेंड करने के लिए बेलापुर के उस गांव में चले गए। उस दौर में भी शादियों के फंक्शन काफ़ी दिन चला करते थे। तो दादाजी कहते हैं वो हम लोगों के रिलेटिव्स थे, तो हम लोग वहाँ पर तकरीबन 3 दिन फंक्शन अभी स्टार्ट हुए थे तो हम लोग वहाँ पर चले गए। तकरीबन अभी जो मेन फंक्शन था उससे 3 दिन पहले हम लोग वहाँ पर चले गए। सारा गांव हम लोगों ने देखा। जो मेरी बहन थी, जो दादाजी की बहन थी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बहुत लोग उनकी तारीफ़ करते थे। जो भी उनको देखता था सब कहते थे कि वो बहुत खूबसूरत है। दादाजी की जो बहन थी वहाँ पर गांव की सभी लड़कियों के साथ गांव में घूमने फिरने के लिए गई। वहाँ पर गांव का जो जंगल का हिस्सा था, यानी जहाँ पर उनके डेरे वो सारे इलाके थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी नहर भी होती थी। उस नहर के पास काफ़ी खूबसूरत एक बाग बना हुआ था। तो ये सारी लड़कियाँ मेहंदी वाली रात से एक दिन पहले सारी लड़कियाँ मिल के वहाँ पर चली गईं। वहाँ पर जब गई, वहाँ पर दरख्तों के साथ झूले भी उन लोगों ने लगाए हुए थे। तो दादाजी की जो बहन थी वो भी उन लड़कियों के साथ ही थी। बहुत खूबसूरत थी तकरीबन वो सभी उन लड़कियों में से। वहाँ पर एक दरख्त था बरगद का, तकरीबन 100 साल पुराना वो दरख्त था। इतना कदीम वो दरख्त था कि उसकी जितनी भी वो जो उसकी शाखें होती हैं वो इस तरह से ज़मीन पर फैली हुई थी कि उसका एक अलग से एक सर्कल बना हुआ था और उसके अंदर अगर खड़े हो जाते थे तो बाहर से कुछ नज़र नहीं आता था। इतनी घनी उसकी वो सारी शाखें ज़मीन तक आई हुई थी। तो जो दादाजी की बहन थी, जब उन्होंने वो दरख्त देखा, उनको वो दरख्त बहुत ज़्यादा अजीब लगा, एक अनोखा सा लगा। उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा दरख्त देखा नहीं था। तो वो उस दरख्त को देखती देखती उस दरख्त के पास चली गई। उनको गांव की लड़कियों ने काफ़ी मना किया कि इस दरख्त के पास ना जाओ। लोग कहते हैं कि इस दरख्त पर एक जिन का बसेरा है और वो जो जिन है वो रात को यहाँ पर बाकायदा लोगों को नज़र भी आता है इंसानी रूप में। रात को वो यहाँ पर चलता फिरता है। बहुत से लोगों ने उसको इस दरख्त के पास बैठे हुए भी देखा है और अगर जब कोई उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है तो वो गायब हो जाता है। जिस पर दादाजी की बहन ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सब लड़कियाँ थीं वो झूले वगैरह लेने लगी और जो दादाजी की बहन थी वो उस दरख्त को देखती देखती बिल्कुल उसकी उन शाखों के अंदर चली गई। काफ़ी देर हो गई, उनका कुछ पता नहीं था वो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं। सारी लड़कियाँ उनको ढूंढने लग गई कि पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है, हम लोगों ने वापस भी जाना है घर, शाम होने वाली है, इतनी देर तक तो बाहर नहीं रहा जाता। वो उनको आवाज़ें देने लगी। उनका नाम सलमा था। अब उनको ढूंढती ढूंढती जैसे वो उस बरगद के दरख्त के पास गई तो वो वहाँ पर दरख्त के बिल्कुल शाखों के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। सारी लड़कियाँ डर गईं। अब वो लड़कियाँ उनको वहाँ से
बड़ी मुश्किल के साथ उन लड़कियों ने कोशिश की कि उनको उठाती हैं, यहाँ से लेकर जाती हैं, लेकिन वो उनसे उठाई क्या, हिलाई भी नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने पकड़ा हुआ है। वो लड़कियाँ उनको खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे इनको हिलाएं जुलाएं, इनको बाहर कैसे निकालें। वो लड़कियाँ काफ़ी डर गईं। वो लोग भागती हुई गांव में वापस आई और आकर घर में बताया कि इस तरह से उसी वो जो जिन वाला बरकत का दरख्त है उसके नीचे वो बेहोश पड़ी हैं। अब दादाजी वगैरह सब वहीं पर थे। वो लोग, मर्दों तक भी ये बात चली गई, सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तकरीबन 5-6 वो सारे लोग मिलकर आए। जब वहाँ पर आकर देखा तो जो दादाजी की बहन थी वो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ उनको दरख्त के नीचे से बाहर निकाला गया। वहाँ से ऐसे लग रहा था कि पता नहीं उनको किसी ने पकड़ा हुआ है। बड़ी कोशिश की, साथ साथ आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। जब आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, तो दरख्त की वो जो शाखें हैं वो हिलने लग गई। वो बहुत वज़नी होती हैं, जो नीचे तक आई हुई थी वो भी हिलने लग गई। वहाँ से निकाला, सब घर वाले बहुत परेशान हो गए। सारे गांव में ये बात मशहूर थी कि वो जो बरकत का पेड़ है वहाँ पर एक बहुत सख्त जिन का बसेरा है, और वो जिन वहाँ पर उस दरख्त के पास किसी को जाने नहीं देता। बेशक वो बाग बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो उसी बाग का तकरीबन आखिरी दरख्त बनता था, और वहाँ पर कभी गांव का कोई भी फ़र्द नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ से बाकायदा किसी मर्द के चीखने की आवाज़ें आती थी। बाकायदा वहाँ पर इंसानी रूप में भी उसको देखा जाता था। बहुत से लोग जब उस बरकत के दरख्त के पास जाते थे तो बहुत से लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात भी होते थे। कुछ लोग बेहोश हो जाते थे, कुछ लोग डर जाते थे, कुछ लोगों को थप्पड़ पड़ जाते थे। इस तरह के वाक़यात बहुत से लोगों के साथ वहाँ पर हो चुके थे। तकरीबन गांव के कोई भी जो लोग थे वहाँ पर नहीं जाते थे, लेकिन ये इन्होंने बात नहीं मानी। सब लड़कियों ने बताया कि हमने उनको बहुत रोका, लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। खैर उनको उठाकर घर लेकर आए, बहुत कोशिश की कि उनको होश आ जाए। उनकी दोनों कलाइयों के ऊपर इस तरह से निशान थे ब्लू कलर के, जैसे गोल कुछ किसी चीज़ के साथ निशान बनाया जाता है बाकायदा, जैसे हाथ में कोई चूड़ी या कंगन पहनते हैं, उस तरह के उनकी दोनों कलाइयों के ऊपर नीले रंग के गोल निशान थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये निशान किस चीज़ के हैं। शाम से रात होगी लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। सब घर वाले परेशान थे। दूसरे गांव में वो लोग आए हुए थे। वहाँ से एक बुज़ुर्ग को बुलाया, उन्होंने दम किया। उनका ये कहना था कि इसके ऊपर वो जो बरकत के पेड़ का जिन है वो इसके ऊपर आशिक हो चुका है, और उसी ने इसको वहाँ पर अपना आप ज़ाहिर किया, और ये बेहोश हुई है। उसी ने इसको पकड़ा हुआ था, इसके हाथों के ऊपर उसी के निशान है। इस लड़की की हिफाजत करनी पड़ेगी, वरना हो सकता है वो इसको जानी नुकसान भी पहुंचा दे, क्योंकि वो जो जिन था वो बहुत सख्त जिन था, और वो जिन उस दरख्त के ऊपर शुरू से था। यानी वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनका भी ये मानना था कि उस जिन को उस दरख्त से कभी कोई हटा नहीं सका। उस दरख्त को कभी ना कोई काट सकता था, ना ही उसके नीचे जाकर कोई बैठ सकता था। वो अपनी जगह पर किसी को आने भी नहीं देता था। वहाँ से बहुत भारी आवाज़ें आती थी, खौफनाक किस्म की, रात के टाइम, जैसे कोई चीख पुकार करता है। खैर अब जो दादा अबू के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा डर गए कि उनकी इकलौती बेटी है, पता नहीं इसके साथ ये क्या हो गया क्या नहीं। वो जो आमिल साहब थे जिन्होंने दम किया था, बुज़ुर्ग थे, आमिल नहीं थे, वो बुज़ुर्ग दम करते थे। उन्होंने ये कहा कि 3 रातें इसकी हिफाजत करनी होगी, जितना हो सकता है इसके पास बैठकर कुरान पाक पढ़ें। उनके अम्मी अब्बू ने कहा कि ठीक है, हम लोग कुरान पाक पढ़ेंगे। वो जो बुज़ुर्ग थे उनका ये भी कहना था अगर 3 दिन से पहले आप लोग इसको यहाँ से लेकर भी निकले तो भी रास्ते में नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो 3 दिन यहाँ पर इसको लेने के लिए ज़रूर आएगा। खैर वो लोग कहते हैं कि 3 रात उन लोगों ने, पहली रात थी भी कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। आराम से रात गुजर गई, लेकिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान रात को आया। कोई मौसम बिल्कुल ठीक था, एकदम से बादल बन गए और बहुत सख्त आंधी आई। उस आंधी में अजीबोगरीब शोर था, किसी के चीखने की आवाज़ें थीं, और ऐसा लगता था कि उनके घर के दरवाज़ों को कोई तोड़ है, जैसे कोई खटखटा रहा है, इस तरह की आवाज़ें आती थी।
पहली रात खैर खैरियत से गुजर गई। जब उनको होश आया फजर के टाइम, शाम की वो बेहोश हुई हुई थी, फजर के टाइम उनको होश आया तो वो बहुत डरी और सहमी हुई थी और बार बार ये कह रही थी कि मुझे बचा लो, वो बहुत डरावना है, वो मुझे मार देगा। उनके घर वालों ने सबने पूछा कि आपको क्या हुआ था, किसने आपने किसको देखा था वहाँ पर। तो उनका ये कहना था कि मैं उस दरख्त को देखती देखती जैसे दरख्त की वो जो सारी छाल नीचे आई हुई थी उसके अंदर गई तो मैंने वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाले एक शख्स को देखा। वो बहुत ज़्यादा काले रंग का था, उसकी सुर्ख आँखें थी, उसका जिस्म बहुत ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी इतना बड़ा वो दरख्त के अंदर बैठा हुआ ऐसे था कि उसका जो सर था वो दरख्त के ऊपर तक जा रहा था। फिर एकदम उसने मुझे जैसे ही अपना चेहरा दिखाया, उसकी सुर्ख आँखें थी, बहुत भयानक था। जब मैं वहाँ से भागने लगी उसने मुझे पकड़ लिया। वो कहती है जब उसको मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं फिर वहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकी, फिर मुझे कुछ याद नहीं है और वो बहुत ज़्यादा डरावने अंदाज में हंस भी रहा था। खैर उन लोगों ने यही बताया कि भाई वो जगह बहुत ज़्यादा पोजेस थी, वहाँ पर जिनका असर था तो आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। सुबह फजर के बाद जैसे गांव में सब जल्दी जाग जाते हैं, सबको पता चल गया कि इनको होश आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर डरने लग गई। उनको वही जिन जो था उस हवेली में, उस घर में नज़र आने लगा। वो बार बार ये चीख चीख कर कह रही थी कि वो बाहर बैठा हुआ है, मुझे बाहर दीवार पर बैठा नज़र आ रहा है। घर वाले जाकर देखते थे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। वो कमरे में लेट कर कह रही होती थी कि मुझे वो बाहर नज़र आ रहा है, वो बाहर आ गया है, उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। इतनी खौफज़दा होती थी कि चीखें मार के फिर बेहोश हो जाती थी। फिर वो जो बुज़ुर्ग थे उनको बुलाया गया। उनका ये कहना था कि वो इसके सामने मुख्तलिफ़ रूप में आने की कोशिश करेगा और इसको डराने की भी कोशिश करेगा, तो बस आप इसकी हिफाजत रखें। अब वो उनकी शादी का फंक्शन था, मेहंदी थी उनकी, वहाँ पर ये लोग अब बिल्कुल एक कमरे में थे। तो जैसे ही वो मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हुआ, वहाँ पर वो उनके घर में जब गांव की ख़वातीन आई तो जो मर्द हज़रात थे वो उस कमरे से बाहर चले गए। काफ़ी लोगों को इस बात का पता चल गया कि वहाँ पर बरगद वाले पेड़ का जो जिन है एक लड़की पर उसका साया हो गया या वो आशिक हो गया। सब अब उनकी बहन को देखने के लिए आ रहे थे कि वो कौन सी लड़की है जिस पर जिन आशिक हो गया ये वो। उनमें ही एक और लड़की आई, आकर इनके पास बैठ गई, जो दादी अम्मा की बहन थी। उनसे बातें करने लग गई। उसको ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, तुम इस गांव में आई हो तो तुम ये चूड़ियाँ पहन लो। दादी अम्मा की बहन ने उस वक्त वो होश में थी, उन्होंने ये कहा कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम कौन और कौन नहीं, तो मुझे चूड़ियाँ क्यों दे रही हो। कहती बस मैं ये यहाँ पर रिवाज है कि जब भी मेहंदी का फंक्शन होता है सारी लड़कियों को चूड़ियाँ पहननी पड़ती हैं, तो मैं बाहर से उठा के लाई हूँ, तुम भी पहन लो। वो रेड कलर की चूड़ियाँ थी तो वो दादी अम्मा की बहन ने पहन ली। वो उन्हें बड़ा प्यार करने लगी, इनसे बातें करने लगी। तो वो दादी अम्मा की बहन को कहती है कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। दादी अम्मा की जो अम्मी थी वो जैसे मेहंदी का फंक्शन था तो उनको यही था कि कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, उनको समझा कर गए थे कि कमरे से बाहर नहीं जाना। वो जो लड़की थी उसने ये कहा कि कुछ भी नहीं होता, ये सारी बातें बनी हुई है, मेरा घर बिल्कुल साथ है, हम कौन सा कोई उस दरख्त के पास जा रहे हैं, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। उसने पता नहीं उनको कैसे अपनी बातों में किया, वो उनको वहाँ से लेकर निकली, किसी को नज़र भी नहीं आया कब लेकर वहाँ पर गई। जैसे ही वो इनके साथ बाहर चली गई, वो दादी अम्मा की अम्मी जब कमरे में आई तो उन्होंने देखा तो वहाँ पर वो नहीं थी। उन्होंने शोर मचा दिया कि वो उनकी जो बेटी है वो यहाँ पर नहीं है। सारे लोग उनको ढूंढने लग गए कि वो मेहंदी का जो फंक्शन था वो भी सारा बीच में ही रह गया कि वो कहाँ गई, कुछ पता नहीं चल रहा था। फ़ौरन से मर्द हज़रात में भी ये बात बताई कि उनका पता नहीं चल रहा वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। सब गाँव वालों में ये बात फैल गई, सब ने देखा, कहीं नहीं मिली। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उनका ये कहना था कि वो हो सकता है उस दरख्त के पास ही हम लोगों को मिले, क्योंकि उनका ये शक था कि यहाँ पर वो जिन किसी और रूप में आया होगा शायद उसको लेने के लिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को मना किया था कि 1 मिनट के लिए भी उसको अकेले नहीं छोड़ना पूरे 3 दिन। तो आप लोगों ने बहुत गलती की। जिन पर उनकी अम्मी का ये कहना था कि सब लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैं सिर्फ उठकर बाहर गई थी, तकरीबन 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे। दादी अम्मा की जो अम्मी थी उन्होंने भी उस लड़की का
हुलिया बताया कि इस तरह की एक लड़की उसके पास बैठकर बातें कर रही थी। सब गांव वाली जो औरतें थी, लड़कियां थी, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर तो ऐसी कोई लड़की नहीं है जो आप बता रही हैं, यानी इस कद काट की या इस लिबास की यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं आई। अब सब बहुत ज़्यादा डर के, रात का टाइम था। फिर वो लोग गांव के उसी दरख्त के पास गए, वहाँ पर जाकर देखा तो जो उनकी बहन थी वो उस दरख्त के पास ही बेहोश पड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल के साथ फिर उनको लेकर आए। अब जब उनको वापस लेकर आए तो जब उन्हें होश आया तो वो बार बार ये कहती कि मुझे छोड़ दो, वो मेरा घर है, मुझे वहाँ पर जाना है। पूरी तरह से उनके ऊपर उस मखलूक का असर हो चुका था। उनको दौरे पड़ने लग गए, वो अजीबोगरीब आवाज़ों में बोलने लग गई, सबको मारने पीटने लग गई। बहुत बुरी उनकी हालत हो गई थी। जब उन्हें होश आता था तो उनकी आवाज़ बदल जाती थी। वो घर वालों से भी इस हद तक वो हो चुकी थी कि वो कहती थी कि मैंने घर वालों को भी नहीं छोड़ना, मुझे वहाँ पर जाने दो। दादाजी बताते हैं उनमें इतनी ताकत आ गई थी कि 3-3 4-4 मर्दों को वो दूर फेंक देती थी। फिर सारी रात उन लोगों ने बड़ी हिफाजत की, पहरा दिया। और वो जिनके घर में आए हुए थे वो लोग भी बड़े परेशान हो गए। उन लोगों ने वो जो उनका शादी का फंक्शन था उन लोगों ने 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। यानी उन लोगों ने ये कहा कि हम 2 दिन के बाद बारात का फंक्शन कर लेंगे, पहले इनकी बेटी की हालत ठीक हो ले। क्योंकि जब वो होश में आई थी उन्होंने वहाँ पर सारी तोड़ फोड़ कर दी, बहुत बुरे वहाँ के हालात थे। तो दादाजी कहते हैं कि दूसरी रात की बात है, उनके घर के बाहर इतनी भयानक आवाज़ें आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे अजीबोगरीब जानवर बोल रहे हैं। वो कौन से जानवर थे, ना वो कुत्तों की आवाज़ लग रही थी, ना वो गीदड़ की आवाज़ थी। अजीबोगरीब भयानक आवाज़ें थी जो इतनी फ़िज़ा में गूंज रही थी कि सबने अपने कानों में उंगलियां दे दी थी, इतना डर लग रहा था। वो सब लोग बहुत ज़्यादा डर के, उनके घर वालों ने यही कहा कि हमने अब यहाँ पर नहीं रहना, हम लोग तो यहाँ पर सुबह को यहाँ से चले जाएंगे। हमारे अपने गांव में वहाँ पर एक सैयद साहब है, तो उनसे हम लोग अमल करवा लेंगे, तो अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। गांव वालों ने उनको मना भी किया कि ना जाएं, भी रास्ते में कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनकी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी। दादाजी कहते हैं जैसे ही सुबह हुई तो हम लोगों ने वहाँ से आने का फ़ैसला किया। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ से उस गांव से निकलने की कोशिश की, हम लोग उस दौर में जैसे टांगे होते थे, टांगों पर ही सफ़र करते थे या पैदल सफ़र किया जाता था। तो कहते हैं कि हम लोग एक टांगे पर जा रहे थे, तो रास्ते में हम लोगों के घोड़े को किसी मखलूक ने इतना डराया कि वो गांव की हदूद से बाहर निकल ही नहीं सका। वो घूम फिर के उसी साइड पर हम लोगों को लेकर गया जिस तरफ वो नहर थी और वो बरगद का दरख्त था। जैसे ही बरगद का दरख्त आया तो वो जो दादी अम्मा की, जो दादा अबू की बहन थी, उनकी हालत अजीब हो गई, उन्हें दौरा पड़ने लग गया। वो लोग कहते हैं हम लोगों ने खुद उस दरख्त के ऊपर एक बहुत बड़े काले रंग के साए को देखा था। वहीं पर उनकी बेटी बेहोश हो गई। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हम लोग क्या करें। वापस फिर उनके घर आ गए कि वो मखलूक हमें यहाँ से नहीं निकलने दे रही। फिर दूसरे गांव से एक सैयद साहब आए, उनको लेकर आए। तो जब वो सैयद साहब आए, उन्होंने जब पढ़ाई की तो जो असल गद्दी नशीन सैयद होते हैं, जिनके पास अल्लाह की तरफ से ये इज़्ज़न होता है कि वो जिन्नात को काबू कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। उनके जो इंसानों को तंग करते हैं उनके ऊपर उस साए को हटा सकते हैं। जब वो आए, उन्होंने जब दादा अबू की बहन को देखा तो उन्होंने ये कहा कि वो बहुत भयानक एक खबीस जिन है जो इसके ऊपर सवार है, और अगर तुम लोग कोशिश करते इस गांव से निकलने की तो शायद वो इस लड़की को और तुम सबको मार देता। तो ये बेहोश हो गई, इसलिए ये बच गई। फिर जब उनका ये कहना था कि मैं यहाँ पर अमल करूँगा और रातों रात ही, आज तीसरी रात है तो रातों रात ही इसको ख़त्म करना होगा। फिर दादाजी कहते हैं पता नहीं कितने मन वहाँ पर वो लकड़ियाँ जमा की गई, उसी उनके घर के सहन में वहाँ पर वो आग जलाई गई। वहाँ पर उनकी बहन के ऊपर बाकायदा अमल किया गया, और जब वो कुछ पढ़ के उसके ऊपर तवीज़ उनके माथे के साथ लगाकर उस आग में फेंकते थे तो फ़िज़ा में चीखें गूंजती थी, बहुत डरावनी चीखें गूंजती थी। तकरीबन आधा घंटा उन्होंने ये अमल किया। उसके बाद फिर सुर्ख मिर्चें जो होती हैं सूखी, वो लेकर वो भी उस आग में फेंकी। तो वो जो दादी अम्मा, दादा अबू की बहन जो थी वो बेहोश हो गई। फिर वो जो सैयद आमिल थे उन्होंने ये कहा कि मैंने उस मखलूक को इसके ऊपर से हटा दिया।
तो आप लोग जितनी जल्दी होता है इस गांव से निकल जाए, अब वो आपके पीछे नहीं आ सकता। फिर वो लोग कहते हैं कि फजर के टाइम हम लोग उस गांव से चले गए। उसके बाद भी वो कहते हैं कि उनकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार रही, बहुत उनको वो मखलूक का कुछ ना कुछ असर उनके जहन पर था। उनको ख्वाब आते थे डरावने। तकरीबन 2-3 साल के बाद फिर उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी, क्योंकि 2-3 साल के बाद इसलिए लोगों ने इतना लेट किया कि उनका जहनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ चुका था। वो अजीबोगरीब हरकतें करती थी, सारा सारा दिन एक जगह पर बैठी रहती थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, लोगों से भी डरती थी। कभी कहती थी मुझे फ़लाँ के चेहरे में वो उसका चेहरा नज़र आ रहा है। साइको ज़्यादा हो गई थी वो। वक्त गुजरने के साथ साथ फिर वो ठीक हुई। तो ये हम लोगों के दादाजी ने हमें कहानी सुनाई थी, जो इस तरह से वो कहते हैं हमने वो जो उनकी बहन थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको हमने देखा भी था। वो ओल्ड एज में भी बहुत खूबसूरत थी। तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो जब हम लोगों ने सुना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगा। तो ये कहानी थी जो दादाजी ने हमें सुनाई और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकार आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी आमिर शेयर कर रहे हैं सरगोदा से। आमिर कहते हैं मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 3 साल पहले की बात है। मैं सरगोदा हरीपुरा का रहने वाला हूँ। मैं अपने शॉप से आया तो थोड़ी देर के लिए मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। जब मैं बहुत ज़्यादा थक गया तो मुझे नींद आ गई। मैं ड्राइंग रूम में ही सोया करता था। तो मैं सोया हुआ था, सब घर वाले बाकी जो रूम्स थे वहाँ पर सो रहे थे। सर्दियों का ही मौसम था। एकदम से रात तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, मेरी आँख खुली तो गली में मुझे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे कहके लगाते हैं और खेलते हैं। जब मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो रात के 2:30 बजे का टाइम था। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि ये कैसे मुमकिन है। इतनी रात को मोहल्ले में तो कोई बच्चा इतना छोटा भी नहीं है जो इस तरह से खेल रहा हो। बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ था, इतना शोर था, उनके ऊंचे ऊंचे कहके, उनकी चीखें बाकायदा सुनाई दे रही थी कि सोया भी नहीं जा रहा था। अब मेरे ज़हन में अजीबोगरीब बात चल रही थी कि इधर से टाइम भी जो है और कौन से घर के बच्चे हैं जो इस वक्त तक बाहर खेल रहे हैं। खैर मैं उठा तो हम लोगों का जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था वो गली में खुलता था। मैंने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही झांक कर देखा तो हम लोगों के घर के सामने वाला घर छोड़कर साथ वाला घर था, यानी हम लोगों के घर के सामने वाला वो भी बनता था तकरीबन। वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि उनकी दीवार में से छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, एक साइज़ के बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे। तकरीबन 1 साल या 2 साल के एज के बच्चे होंगे जो खेल कूद रहे हैं। 2 साल की एज के बच्चे होंगे, सबके एक जितने कद थे, गंजे थे सर से। आंखें उनकी यूँ थी जैसे जानवर की आंखें, बिल्ली की आंखें होती हैं, चमक रही थी। इतने उनके डरावने चेहरे थे। तकरीबन 7 से 8 वो थे, या शायद इससे भी ज़्यादा। वो दीवार से निकल रहे थे और दीवार के अंदर भाग के जा रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देखा है। मैं इतना खौफज़दा हुआ कि मैं फ़ौरन से दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे पसीने छूट के, इतनी ठंड के मौसम में। मैं फ़ौरन से भागता हुआ अंदर गया। मैंने अपने घर वालों को जाकर जगाया कि इस तरह से मैंने गली में ये चीज़ देखी है, बाहर से बच्चों की चीखों पुकार आ रही है और जो सामने वालों के साथ वाला घर है वहाँ पर मैंने दीवार में से बच्चे निकलते देखे हैं, छोटे छोटे जो खेल रहे हैं। अम्मी भी जागी, सब घर वाले जागे। वो लोग भागते भागते मेरे साथ ड्राइंग रूम में आए। जब विंडो में से हम लोगों ने देखा, बाहर कुछ भी नहीं था, कोई नामो निशान भी नहीं था, ना बच्चों की आवाज़ थी। अम्मी ने मुझे ये कहा कि यहाँ पर अकेले मत सोया करो, तुम पता नहीं क्या असरात हैं क्या नहीं, तो तुम उधर आकर सो जाओ। और मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मैं उधर जाकर सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो जो सामने वाले थे वहाँ पर भी एक लड़का था। तो मेरी उससे बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। दोस्त नहीं था, लेकिन जैसे मोहल्ले में एक सलाम दुआ होती है वो थी।
मैंने उसे बुलाया, वो घर पर ही था, उससे मैंने सारी बात की, उसको मैंने ये बात बताई। उसने ये कहा कि हमने तो रात को कोई आवाज़ नहीं सुनी ऐसी वैसी। वो जो घर था वो घर खाली था। उस घर को खाली हुए तकरीबन 3 से 4 माह हुए थे। मैंने उसे ये कहा कि ये खाली घर में से मैंने खुद ये आवाज़ें भी सुनी और बच्चों को भी देखा है, तो तुम लोगों को कभी कोई आवाज़ नहीं आई? उसने ये कहा कि आवाज़ें तो अक्सर इस घर में से आती हैं, बच्चों के ही खेलने और हंसने की आवाज़ें आती हैं। हम लोग ये समझते हैं कि जैसे मोहल्ले में और घर हैं तो वहाँ से आती होंगी। खैर वो चला गया, मैं भी घर वापस आ गया। अम्मी मुझे बस ये कह रही थी कि बार बार इतना ज़्यादा फोकस ना करो इस चीज़ पे, इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को तकरीबन 8 बजे जब मैं वापस आया तो 9 बजे का टाइम था। हम लोगों के दरवाज़े पर जब डोरबेल बजी तो मैं गया तो वो सामने वाला ही लड़का था, उसका नाम नुमान था। उसने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने जो मुझे बात बताई थी, मैंने इस बारे में घर में बात की है, तो मेरी अम्मी का ये कहना है कि पिछले हफ्ते की बात है, वो घर वालों ने कपड़े वगैरह धोए हुए थे तो वो छत से उतारने के लिए गए। तो अम्मी कहती हैं कि मैंने ये देखा कि हम लोगों की जो दीवार है, हम लोगों की दीवार के ऊपर मैंने 2 बच्चे बैठे देखे थे। तो अम्मी ने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ी और उसी टाइम नीचे उतर आई। अम्मी ने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। फिर वो और मैं मिलकर हम लोग मौलवी साहब के पास गए, उन्हें सारी बात बताई। तो मौलवी साहब का ये कहना था कि जो घर 41 दिन से ज़्यादा जो जगह खाली रहे वहाँ पर जिन्नात असर अपना बसेरा कर लेते हैं, तो वो घर ऑलरेडी असेब सदा था, वहाँ पर जिन्नात का पूरा ख़ानदान रहता है। तो वो उनमें कुछ शरारती किस्म के जिन्नात होते हैं जो बच्चों के रूप में सामने आते हैं और अपना ज़ाहिर करते हैं। तो जिस वक्त भी आप लोगों को ये नज़र आए, इनकी आवाज़ें आप लोग सुने, यहाँ तक कि आपको बुलाने की भी कोशिश करें तो आपने जवाब नहीं देना। एक दफ़ा अगर आपने गलती से भी जवाब दे दिया या इनको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया तो ये फ़ौरन से जहाँ पर आप लोग रहते हैं ये वहाँ पर भी आ जाएंगे। फिर हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे। अम्मी को भी मैंने ये बात बताई। उसके बाद वो जो सामने वाले थे वो लोग तो शाम के बाद ऊपर जाते ही नहीं थे। वो कहते थे हम लोगों की छत के ऊपर बाकायदा रात के टाइम आवाज़ें आती हैं जैसे कोई भागता है, छोटे छोटे पाँव हैं जैसे भागते हैं, पत्थर फेंकते हैं, शैतानियाँ करते हैं मगरिब के बाद। और मैं ड्राइंग रूम में फिर मैं कभी भी नहीं सोया, मैं घर वालों के साथ ही जो बाकी रूम थे जहाँ पर वो सोते थे वहाँ पर सोता था। ये हम लोगों की अपने महल्ले की बल्कि मेरी अपनी आंखों देखी ये कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। जिसमें ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID noshinwir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। जो भी नई वीडियो आएगी आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हॉरर उर्दू सेंटर पर कल मैंने एक हॉरर नावल सेलेक्ट किया है, उसकी फ़र्स्ट एपिसोड होगी, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। नौशीन वॉइस ऑफिशियल और हॉरर शॉर्ट्स को भी जाकर ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। और सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और इसी तरह से मैं मज़ीद आप लोगों के लिए और भी काम करना चाहती हूँ, तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।